स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 की हिंदी की जो क्षितिज की किताब है उसी का चैप्टर 7 है, जिसका नाम है मेरे बचपन के दिन और लेखिका है महादेवी वर्मा। तो इस चैप्टर के हम 5 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेके आए हैं इस वीडियो में। ये जो एक प्रश्न है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी, और इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जिनके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखिए, सबसे पहला इस चैप्टर से प्रश्न निकलता है, ये 1 नंबर में और 2 नंबर में पूछा जा सकता है, या पैसेज जब आता है आपका चैप्टर से तो उसमें भी ये पूछा जा सकता है। तो देखिए क्या प्रश्न है, लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई, यानी जो लेखिका है वो उर्दू या फारसी क्यों नहीं सीख पाई। तो देखिए, लेखिका को उर्दू फारसी सीखने में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। उनके शब्दों में ये बाबा अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूँ, यानी कि उनके शब्दों में जो बाबा थे वो चाहते थे कि हमारी जो ये मतलब लेखिका जो है वो उर्दू या फारसी सीखे, लेकिन वह मेरे वश की नहीं थे। यानी लेखिका कहती मेरे बाबा चाहते थे मैं उर्दू फारसी सीखूं, लेकिन मेरी रुचि भी नहीं थी और मैं सीखना भी नहीं चाहती थी, ना सीख सकती थी। इसलिए जब उन्हें उर्दू पढ़ने के लिए मौलवी साहब घर में आते थे तो लेखिका चारपाई के नीचे छिप जाती थी, इस डर से कि ये मुझे पढ़ाएंगे, मुझे समझ में भी नहीं आएगा, तो पढ़ के फ़ायदा क्या है। ठीक है, तो इसलिए लेखिका जो है वो उर्दू या फारसी नहीं सीख पाई। फिर इस चैप्टर का दूसरा प्रश्न आता है इम्पॉर्टेंट, लेखिका ने अपने माँ के व्यक्तित्व की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। यानी कि लेखिका जो है उसने चैप्टर में अपनी माँ की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो 2 प्रश्न इसमें, पहला प्रश्न तो ये वाला है, देखिए, महादेवी की माताजी धार्मिक स्वभाव की महिला थी। यानी कि महादेवी वर्मा की जो माताजी थी वो एक धार्मिक स्वभाव वाली महिला थी। वे नित्य पूजा पाठ किया करती थी, वे ईश्वर में आस्था रखती थी। वे सवेरे प्रभाती, शाम को मीरा के पद गाती थी, यानी सवेरे वे भजन गाती थी और शाम को मीरा के पद गाती थी। वे रामायण का पाठ भी करती थी। उन्हें हिंदी तथा संस्कृत का अच्छा ज्ञान भी था। माँ ने उन्हें सबसे पहले पंचतंत्र पढ़ने को दी, जिससे हिंदी के प्रति उनकी रुचि जागृत हुई। यानी कि ये जो लेखिका की माँ थी वो बहुत धार्मिक महिला थी। ठीक है, वे सुबह शाम भजन गाती थी, मीरा के पद गाती थी और उन्हें संस्कृत का अच्छा ज्ञान था। और महादेवी की जो माँ थी उन्होंने लेखिका को, यानी महादेवी वर्मा को, एक हिंदी की पुस्तक दी पढ़ने के लिए, पंचतंत्र की कहानियाँ। जब लेखिका ने इसे पढ़ा तो उसका जो रुचि थी वो हिंदी की ओर बढ़ी, और फिर ये हिंदी की लेखिका, मतलब ये हिंदी पढ़ने में अच्छी हो गई और धीरे धीरे ये लेखिका बन गई। महादेवी की माँ हिंदी साहित्य की जानकार थी। देखिए, दूसरा प्रश्न यहाँ से है कि महादेवी की रुचि लेखन में उत्पन्न करने में उनकी माँ की क्या योगदान था, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, महादेवी की जो माँ थी उन्हें हिंदी और संस्कृत की जानकारी अच्छी थी। वे पूजा पाठ करने वाली धार्मिक विचारों की महिलाएं थीं। उनके साथ वे पूजा पाठ पर बैठती थी, ध्यान से उनको सुना करती थी। कौन? महादेवी वर्मा अपनी माता के साथ पूजा में बैठती थी और उनके भजनों को, मीरा के पदों को ध्यान से सुनती थी। उनकी माँ मीरा के पद गाती थी, इसे सुनकर महादेवी ने भी ब्रज भाषा में लिखना शुरू कर दिया था। इसी तरह से महादेवी वर्मा जी की माँ का उसकी लेखिका बनने में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, ये था आपका दूसरा प्रश्न। बात करते हैं इस चैप्टर के तीसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महादेवी और सुभद्रा कुमारी की मुलाकात और मित्रता का वर्णन करें। यानी महादेवी वर्मा जो है और एक सुभद्रा है, इनके बीच में मुलाकात कैसे हुई और इनकी मित्रता कैसे हुई, उस बारे में हमें बताना है। तो ये तीसरा प्रश्न है इम्पॉर्टेंट। जब महादेवी का दाखिला क्रिस्थवेट गर्ल्स कॉलेज में करवाया गया तो वहाँ हॉस्टल में जो कमरा मिला उसमें सुभद्रा कुमारी पहले से ही रही थी। यानी जब कॉलेज में दाखिला मिला तो कॉलेज में रहने के लिए, मतलब हॉस्टल में रहने के लिए इससे एक कमरा मिला, जिस कमरे में सुभद्रा नाम की एक लड़की पहले से रहती थी। वे महादेवी से 2 साल सीनियर थी, यानी कि वो 2 साल सीनियर थी महादेवी से, जो सुभद्रा थी। ठीक है, जो कि कविता लिखा करती थी। महादेवी को भी बचपन से लिखने का शौक़ था, पर वह छिप छिप कर लिखती थी। यानी कि उसे लिखने का शौक़ तो था, लेकिन घर में कोई अगर ये देख लेता कि ये हिंदी लिखती है, ब्रजभाषा लिखती है, तो नहीं लिखने देती, इसलिए वो छुप छुप कर लिखा करती थी। उसने सुभद्रा के पूछने पर लिखने से तो मना कर दिया, पर सुभद्रा द्वारा तलाशी लेने पर बहुत कुछ निकला। यानी कि सुभद्रा को शक हुआ कि ये जो आई है महादेवी जी, इसे हिंदी में लिखने का बहुत कुछ लिखती है, लेकिन ये पता नहीं थी। तो जब उसने तलाशी ली, खोजा, तो उसे बहुत कुछ मिला। यह देखकर सुभद्रा ने महादेवी के बारे में सब कुछ छात्रावास में बता दिया। इसके बाद मतलब उसने फिर जो हॉस्टल था, गर्ल्स हॉस्टल, उसमें सबको बता दिया कि महादेवी जो वो अच्छी अच्छी कविताएं और लिखती है। तो उसके बाद दोनों में मित्रता हुई और वह
वहाँ पे जो गर्ल्स हॉस्टल था उसमें सबकी चहेती बन गई। तो ये था महादेवी और सुभद्रा कुमारी के बीच में मुलाकात और मित्रता कैसे हुई। बात करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 4 इम्पॉर्टेंट की। क्वेश्चन नंबर 4 है इम्पॉर्टेंट, जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा क्यों कहा है। यानी कि जवारा के जो उनके नवाब के साथ पारिवारिक संबंध थे, लेखिका ने ऐसा क्यों कहा है कि आज के संदर्भ में, आधुनिक समय के रूप में उस समय के संबंध एक स्वप्न जैसे थे, ऐसा क्यों कहा है। तो देखिए, जवारा के नवाब के साथ महादेवी वर्मा के पारिवारिक संबंध उनके सगे संबंधियों से भी अधिक बढ़कर थे। दोनों परिवारों के बच्चों के जन्मदिन पर एक दूसरे के घर में मनाए जाते थे। यानी दोनों के परिवार, जब दोनों परिवार के जो बच्चे थे उनका जन्मदिन आता था तब वे एक दूसरे के घरों में जाया करते थे बच्चों के जन्मदिन पर। जवारा की बेगम को महादेवी ताई कहकर बुलाती थी। यानी कि जवारा की जो बेगम थी वो महादेवी ताई कहकर उसे बुलाया करती थी। उन्होंने भी उनके भाई का नामकरण किया था। वे त्यौहार एक साथ मनाया करते थे। यानी दोनों परिवार एक साथ त्यौहार मनाया करते थे। जब तक महादेवी राखी नहीं बांध देती तब तक वे अपने बेटे को पानी भी नहीं पीने देती थी। यानी जब तक महादेवी अपने ताई की जो लड़की थी उसको राखी नहीं बांधने देती थी तब तक वो अपने बेटे को पानी भी नहीं पीने देती थी। बेगम साहिबा के घर में अवधी अवधी बोली जाती थी। यानी कि नवाब के घर में अवधी बोली जाती थी, परंतु हिंदी और उर्दू भी चलती थी। पहले वातावरण में जितनी निकटता थी वह अब भी सपना हो गई। यानी कि पहले के वातावरण में, पहले के हमारे जैसे परिवार में जो निकटता थी, जो संबंध था, जो प्रेम था, सद्भाव था, वो आज के परिवार में देखने को नहीं मिलता है। ऐसे आत्मीय संबंधों की आज के समय में कल्पना भी नहीं की जा सकती है। आज आत्मीयता का स्थान आपसे भेदभाव, दिखावा, नीचा दिखाने की आदत ने ले लिया। यानी कि आज पहले का प्यार का जो संबंध था वो एक तरह से अब ख़त्म हो गया है। अब सिर्फ लोग भेदभाव करते हैं, दिखावा करते हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, बस। ठीक है, तो ये था जवारा के नाना साहब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने स्वप्न जैसा क्यों कहा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। बात करते हैं इस चैप्टर के प्रश्न नंबर 5 की। इस 5 प्रश्न में देखिए 2 इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। वो क्या है कि मैं उत्पन्न हुई तो मेरी खातिर हुई, मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई, मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ा। इस कथन के आलोक में पता लगाइए कि उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी, लड़कियों के जन्म के संबंध में आज की परिस्थितियाँ कैसी, यानी कि पहले के समय में और आज के समय में लड़कियों के जन्म को लेकर क्या क्या कुप्रथाएं फैली थी। ठीक है, उसके बाद फिर बात करते हैं, मतलब कि ये जो क्वेश्चन है, देखिए ये पहला जो प्रश्न था आपका इस चैप्टर, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो का पार्ट है उसका आंसर देखिए। लेखिका का जन्म उनके परिवार में 200 वर्ष के बाद होने, मतलब 200 वर्ष के बाद होने से परिवार में उनकी खुशी, स्वागत, सत्कार किया गया। यानी कि लेखिका का जन्म उनके परिवार में 200 वर्ष के बाद हुआ था। यानी कि लड़की का जन्म उस परिवार में बहुत सालों बाद हुआ था, इसीलिए उसका अधिक स्वागत सत्कार किया गया। जबकि उस समय अर्थात सन 1900 के आसपास भारत में लड़कियों की दशा बहुत शोचनीय थी। यानी कि उस समय लड़कियों की दशा बहुत ही अच्छी नहीं थी। लोगों का दृष्टिकोण संकीर्ण था। प्रायः लड़कियों को जन्म देते ही मार दिया जाता था, उन्हें बोझ समझा जाता था। यदि उनका जन्म हो जाता तो पूरे समाज में मातम सा छा जाता था। लड़कों को ही महत्व दिया जाता था। यानी कि उस समय क्या था, लड़की जन्म हुई तो मार दो, लड़की जन्म हुई तो मार दो, लड़की जन्म हुई तो मतलब कि बहुत बड़ा अपशगुन हो गया, पूरे समाज में मातम जैसा छा जाता था। महादेवी वर्मा अपने एक संस्मरण में लिखती हैं, बैंड वाले नौकर चाकर सब लड़का होने की प्रतीक्षा में खुश बैठे रहते थे। यानी कि नौकर चाकर करके परिवार समाज के लोग ये प्रतीक्षा करते थे कि लड़का कब हो तब हम बैंड बजवाएं। जैसे ही लड़की होने का समाचार मिलता सब चुपचाप विदा हो जाते। ऐसे वातावरण में लड़कियों के पालन पोषण तथा पढ़ाई लिखाई आदि पर ध्यान नहीं दिया जाता था। समाज में बाल विवाह, दहेज प्रथा तथा सती प्रथा जैसी कुरीतियाँ फैली हुई थी। यानी कि जब लेखिका का जन्म हुआ उस समय के दौरान समाज में बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं, दहेज प्रथा जैसी और सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं फैली हुई थी। ठीक है, फिर आज के संबंध में बात करें कि लेखिका जो है उस, देखिए आज के संबंध में अगर हम बात करें कि जो बच्चों, लड़कियों का जन्म है वो होता है, तो आज की परिस्थितियाँ क्या हैं। तो देखिए आज की परिस्थितियाँ भी पहले से कुछ ज़्यादा बदली नहीं है, थोड़ा बहुत फ़र्क आया है, वो भी देखिए क्या है। आज लड़कियों के जन्म के संबंध में स्थितियाँ थोड़ी बदली हैं। पढ़े लिखे लोग लड़का लड़की का अंतर धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। बहुत से जागरूक लोग लड़कियों को भी उसी तरह स्वागत सत्कार करते हैं जिस तरह लड़कों का
किया जाता है। शहरों में लड़कियों को लड़कों की तरह पढ़ाया लिखाया जाता है, उनकी परवरिश की जाती है। परंतु आज भी लड़कियों के साथ पूरी तरीके से लड़के जैसा जो भेदभाव था वो अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। आज जितनी भी भ्रूण हत्याएं हो रही हैं लड़कियों को जन्म को रोकने के लिए हो रही हैं। देश में लड़के लड़कियों का अनुपात बिगड़ता जा रहा है। आश्चर्य की बात तो यह है कि महानगरों में सबसे कम लड़कियां चंडीगढ़ में हैं, जो देश का उन्नत शहर माना जाता है। वहाँ न शिक्षा कम है, न धन, न वैभव। वास्तव में लड़कियों के जन्म को रोकना वहाँ के निवासियों की मानसिकता पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये था आज के संबंध में लड़कियों के जन्म को लेकर क्या स्थिति थी उसके बारे में। तो ये चैप्टर 6 एक मिनट, ये जो आपका चैप्टर 7 था मेरे बचपन के दिन, ये यहाँ पे ख़त्म होता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आज के जो प्रश्न वो आपको समझ में आ गए होंगे। आई होप कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपका चैप्टर जो था उसके सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको पता चल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।